एनवायरमेंटल स्टडीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है 61। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा विथ रिस्पेक्ट टू बिहार इन इंडिया। ठीक है, बिहार के रिस्पेक्ट में हमको बताना है कि जम्मू कश्मीर और गोवा की क्या डायरेक्शन है, लोकेशन है। ठीक है, तो क्या ये ईस्ट और वेस्ट है, पूर्व और पश्चिम है, या वेस्ट एंड ईस्ट है, पश्चिम और पूर्व है, या नॉर्थ वेस्ट और एंड साउथ वेस्ट है, या फिर साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, तो अगर आप मैप को अपने माइंड में रखेंगे तो हम देख सकते हैं कि ऐसा हमारा मैप होता है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर होता है, थोड़ा रफ डायग्राम है, यहाँ पे बिहार होता है और यहाँ पे जम्मू कश्मीर होता है। यहाँ से हमारा क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, और गोवा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड। डायग्राम थोड़ा एग्जैक्ट नहीं था पर आप एडजस्ट कीजिएगा। तो हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, थर्ड। इसी तरीके से दूसरी लोकेशन भी पूछ सकते हैं, तो आप माइंड में मैप को जरूर क्लियर रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन बी स्लोवेस्ट। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं, बोथ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर इंक्रीज, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि होगी, तो क्या ये स्लो होगी, तो नहीं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज बट द टेम्परेचर डिक्रीज, सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा और तापमान घटेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। थर्ड है सरफेस एरिया डिक्रीज एंड टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और बोथ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर डिक्रीज, ठीक है, अगर सरफेस एरिया कम हो जाए और टेम्परेचर भी कम हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन भी स्लो हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 63। The ability to understand relative position of places, distance and direction is स्थानों, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। डायरेक्शनल स्किल, दिशात्मक कौशल, मैपिंग स्किल, चित्रण कौशल, पोजिशनल स्किल, स्थितीय कौशल, या ग्राफिक स्किल, ग्राफिक कौशल। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये जो एबिलिटी है कि हम प्लेस, डिस्टेंस और डायरेक्शन की क्षमता को समझ सकते हैं, ये कौन सी स्किल के अंतर्गत आती है, तो ये हो जाएगी मैपिंग स्किल। ठीक है, हम मैप के अनुसार डिस्टेंस, प्लेस और डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं, तो ये है चित्रण कौशल। नेक्स्ट है 64। Which national curriculum framework recommended environmental studies to be taught as an integrated curriculum area at the primary level। किस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पठाचार एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पठाचार क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। ठीक है, तो हमें बताना है कौन से एनसीएफ में ये कहा गया है, कि क्या वो एनसीएफ 2005 है, या 1988 है, या 2000 है, या 1975 है। चलिए, इस इंफॉर्मेशन के साथ कि एनसीएफ कितने बार आया है, तो ये सारे ईयर्स आपके साथ सामने आ गए हैं। अगर आपने सिर्फ 2005 के बारे में पढ़ा है तो इससे पहले एनसीएफ 3 बार आ चुका है, और ये जो 2005 वाला है वो 4th एनसीएफ है। अब हम इस आंसर की बात करते हैं, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को प्राइमरी स्टेज पे पढ़ाने के लिए कौन सी ईयर में कहा गया था, तो वो कहा गया था 1975। एनसीएफ 1975 में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को प्राइमरी लेवल पर पढ़ाया जाने की बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 65। विच रीजन हैज़ द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन इंडिया। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। क्या वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, या साउथर्न रीजन है, दक्षिणी क्षेत्र है, या नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, या साउथ ईस्टर्न रीजन है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। यहीं पे हम जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 66। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। फॉर हाइड्रो पावर जनरेटेड फ्रॉम रिवर डैम्स,
नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। डैम इनकरेज सस्टेनेबल ग्रोथ, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, या इट डज नॉट पॉल्यूट वाटर टू और एयर, या पानी और हवा को प्रदूषित नहीं करता है, या फिर हाइड्रो पावर फैसिलिट कैन हैव लार्ज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, या डैम्स डिस्प्लेस इंडिजिनियस पीपल फ्रॉम देयर रिवर लाइफलाइन, बांध स्वदेशी लोगों को अपने नदी की जीवन रेखा से अलग करते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो जो ये पॉल्यूशन नहीं करते ये बात सही है। हाइड्रो पावर जो फैसिलिटी है वो लार्ज बड़े स्तर पर पर्यावरण को प्रभावित करता है, ये भी बात सही है। और डैम की वजह से लोगों को क्या करना होता है, शिफ्ट होना पड़ता है, तो ये भी बात क्या है, सही है। तो जो बात सही नहीं है वो क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट वाला, डैम इनकरेज सस्टेनेबल ग्रोथ, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये बात क्या है, ट्रू नहीं है, मतलब सत्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 67 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ग्रीन हाउस गैसेस, निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, या ऑल द अबव। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस होती है, वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस होती है, तीनों ही सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 68 वाई आर द कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया नॉट अफेक्टेड बाय मानसून, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। कोल्ड डेजर्ट हैव हॉट समर्स एंड एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर, ठंडे रेगिस्तान में गर्मियों और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं, या फिर कोल्ड डेजर्ट्स लाइस इन द रेन शेडो ऑफ हिमालयस, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, या एयर इज़ वेरी थिन इन कोल्ड डेजर्ट, ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली होती है या कम होती है, या कोल्ड डेजर्ट आर एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं। तो कौन सी बात सही नहीं है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। ठीक है, जो कोल्ड डेजर्ट है हैव हॉट एंड एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर, ये बात सही है। एयर आर वेरी थिन इन कोल्ड डेजर्ट, ये भी बात सही है। और कोल्ड डेजर्ट एट वेरी हाई अल्टीट्यूड, ये भी बात सही है। तो जो हमारा नहीं वाला पूछा गया था वो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। ठीक है, तो क्या वो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, या सल्फर है, या क्लोरीन है। तो ताजमहल के पीले होने का राज क्या है या कारण क्या है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। इसी के कारण क्या होती है, एसिड रेन सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या होती है, एसिड रेन होती है, और अम्लीय वर्षा से क्या होती है, ताजमहल पीला पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु फॉल द गोलकुंडा फोर्ट, गोलकुंडा किला किसने बनाया है, चोला डायनेस्टी ने, चोला राजवंश ने, चालुक्य डायनेस्टी में चालुक्य राजवंश ने, ककटिया डायनेस्टी ने, ककतिया राजवंश ने, पल्लव डायनेस्टी ने, पल्लव राजवंश ने। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ककटिया डायनेस्टी। ये आपने ईवीएस की 5th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा ये। और गोलकुंडा के बारे में आपको और भी इंफॉर्मेशन ज़रूर कलेक्ट करनी है। फिलहाल इसका आंसर है थर्ड वाला, ककटिया डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ अ डेंसिटी ऑफ 15 ग्राम पर ml एंड अ वॉल्यूम ऑफ 3 ml, 15 ग्राम पर ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, या क्या वो 18 ग्राम होगा, या 45, या 5 ग्राम, या 12 ग्राम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 45 ग्राम। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम। आपको मास पता करना है तो वॉल्यूम की तरह आ जाएगा, डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेंसिटी हमारी 15 है और वॉल्यूम हमारा 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया 45 ग्राम।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन स्केलर क्वांटिटी। हमें बताना है कौन सी आदिश राशि है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होते हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो क्या वो मास होते हैं या ग्रेविटी या मोमेंटम या वेट, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग या भार। तो इसका जो फर्स्ट आंसर, जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, कि मास में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता, और बाकी सब में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। तो स्केलर क्वांटिटी मास हो जाएगी और बाकी सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73, एन ऑब्जेक्ट इन विच नो लाइट रेस कैन पास थ्रू इज कॉल्ड। एक ऐसी वस्तु जिनमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। ठीक है, क्या वो ओपेक होती है, अपारदर्शी होती है, ट्रांसलूसेंट होती है, परभाषी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है, या कॉन्वेक्स होती है, उत्तल होती है। तो हमें पता है कि जब कोई भी लाइट रेस पार नहीं करती है उसको हम अपारदर्शी कहते हैं या ओपेक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 74, what will be the weight of an object on the surface of earth whose mass is 10 kg on a moon surface। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है। ठीक है, तो हमें बताना है अगर चंद्रमा पे उसका वजन 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी की सतह पर उसका वजन, तो 74 का आंसर हो जाएगा 60 kg, क्योंकि हमें पता है कि मून की जो अर्थ की ग्रेविटेशन है होती है उसका 6th पार्ट मून की ग्रेविटेशन होता है। तो अगर कोई चीज़ 10 kg के है तो उसका 6 टाइम्स क्या हो जाएगा, मून पर है अगर कोई चीज़ तो उसका अर्थ पे वेट क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर 60 वैल्यू दी रहती तो ये इसका 1/6 टाइम हो जाता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 60 kg। ठीक है, 6 टाइम के हिसाब से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड डिपेंड्स ऑन। एक विलय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है। तो क्या वो प्रेशर पर निर्भर करता है, दाब पर, टेम्परेचर, तापमान पर, सरफेस एरिया सतह क्षेत्र पर, या वेट भार पर। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन किस पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सतह क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76, सुषमा wants her student to be sanitized for conservation of trees. Which one of the following is most suitable strategy to do so? सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है। तो क्या कर सकते हैं हम, कंडक्टिंग अ डिबेट इन क्लासरूम, कक्षा में बहस आयोजन करके क्या ये बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी, या ग्रुप डिस्कशन करके, समूह चर्चा करके, या पोस्टर मेकिंग करके, पोस्टर बना करके, या हेल्पिंग चिल्ड्रन टू अडॉप्ट एंड नर्चर अ प्लांट, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करके। तो हम क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ ट्री का बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगा कि हम सिर्फ डिबेट कर ले या डिस्कशन कर ले या पोस्टर बनवा लें। इससे बेस्ट है कि हम उन्हें पेड़ दें और उस पर क्या करें, उसको पोषित करने में उनकी मदद करें। ठीक है, तो इससे बच्चा कंजर्वेशन ऑफ ट्री के बारे में अधिक संवेदनशील होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। ठीक है, अभय asked his student to do a survey in a group on disease that a pupil in their neighborhood suffer from. The survey is not mentioned in a textbook. Which option is not relevant for their टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनमें उनके पड़ोसी के लोग पीड़ित हैं। ठीक है, पड़ोस के लोग पीड़ित हैं। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है, बुक में इसका कोई डिस्कशन नहीं है कि आपको ऐसा करना है, बस वो अपने इच्छा से वो चाहते हैं कि बच्चे ऐसा करें। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, नॉट वाला पूछा है, कौन सा रेलेवेंट नहीं है। फर्स्ट है, इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विथ कम्युनिटी, इनसे समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान होगा। ठीक,
ये बात सही है, उनसे बच्चे इंटरेक्ट करेंगे तभी तो उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। फिर नेक्स्ट, इट हेल्प चिल्ड्रन कनेक्ट लर्निंग विथ रियल लाइफ, बच्चे को वास्तविक जीवन के साथ सीखने की मदद मिलेगी। ये भी बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। इट इनेबल चिल्ड्रन अंडरस्टैंड डाटा हैंडलिंग एंड वर्क टुगेदर, इनसे बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और साथ काम करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा, बनेंगे इससे। तो ये भी बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। इट हेल्प द कम्युनिटी टू अंडरस्टैंड द डिसीज डैट दे सफर फ्रॉम, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिनसे वो पीड़ित हैं। तो ऐसी तो कोई बात नहीं कही गई हो, तो ये जो तीनों ऑप्शन है सही हो गए। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत, हमसे नॉट पूछा था, इसलिए हमारा जो गलत ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ वन। ठीक है, इनसे उन समुदाय के लोगों को मदद नहीं मिलेगी कि बीमारी को समझने में जिनसे वो पीड़ित है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर ऑप्शन देखेंगे। टू टॉक अबाउट emergency situation, Priya asked children's experience when they faced an emergency. Children narrate their experiences with fire, electric shock, and road accident. She asked questions, assessed their existing understanding, and discussed safety aspects using resources such as road safety advertisement from newspaper, and also used LPG and electric bills to discuss safety guidelines on a fire and electric shock respectively, which is the most appropriate approach that Priya employed. ठीक है, तो आपातकालीन स्थिति के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा हो। ठीक है, बच्चों ने कौन कौन से एक्सपीरियंसेस बताए, आग लगने, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे और उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्र के साथ पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापन जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटकों पर सुरक्षा दिशा निर्देश की चर्चा के लिए LPG और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? तो प्रिया ने कौन सी दृष्टिकोण का यूज़ किया है? हम ऑप्शन देख लेते पहले। क्या उन्होंने कॉग्निटिव अप्रोच यूज़ किया है, या फिर संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, या फिर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग अप्रोच अनुभव अधिगम दृष्टिकोण, या इंक्वायरी अप्रोच अन्वेषण दृष्टिकोण, और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मानववादी दृष्टिकोण। क्योंकि प्रिया ने बच्चों से पूछा, उससे फिर जानकारी इकट्ठे के लिए तो इंक्वायरी की गई है, इसलिए क्या हो गया, इंक्वायरी अप्रोच अन्वेषण दृष्टिकोण। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79। कम्युनिटी इज एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स बिकॉज, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि, हमें कारण बताना है कि समुदाय क्यों इम्पॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स है। इट इज़ इनएक्सपेंसिव एंड एक्सेसिबल, ये सस्ता और सुलभ है। एल्डरली पीपल आर विश एंड हैव टाइम, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान और उनके पास समय होता है। या तीसरा, इट प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सिटिंग, यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। या फिर वन कैन एक्सेप्ट ऑल नॉलेज अवेलेबल इन द कम्युनिटी अनक्रिटिकली, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो जो बेस्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड वन। इट प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सेटिंग। ठीक है, रियल लाइफ से जोड़ता है। ये इनएक्सपेंसिव और सस्ता है, ये बात तो गलत हो गई। बुजुर्ग लोगों के पास टाइम ही टाइम होता है, ये भी बात गलत हो गई। और हम बिना किसी आलोचना के किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते, ये भी बात गलत हो गई। तो थर्ड वन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। Question number 18. In EVS, teaching learning, linking classroom learning to life outside school and enriching it implies, EVS शिक्षा अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। ठीक है, क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, पाठ्यपुस्तक से बाहर जाना।
या लिंकिंग टेक्स्ट बुक टू द ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू एंड कंसर्न, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना, या होल स्कूल अप्रोच पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, या गोइंग बियॉन्ड करिकुलम पठ्य चर्चा से बाहर जाना। तो जो ईवीएस के जो लिंक करता है वो क्या करता है कि गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, क्योंकि वो डेली लाइफ से जुड़ रहा है, इसलिए वो टेक्स्ट बुक से बाहर जा कर के ऑल अराउंड डेवलपमेंट की बात करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81। टू क्लास थर्ड स्टूडेंट रमा टॉट दैट अ फादर मदर एंड देयर children constitute nuclear family, and if grandfather and other relatives stay along, then it is called an extended family. What do you think of this? कक्षा तीसरी के छात्र को रमा ने सिखाया कि पिता माता और उनके बच्चे एकल परिवार गठन करते हैं, और यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? द डेफिनेशन ऑफ फैमिली इज इनकरेक्ट। क्या ये परिभाषा जो है वो गलत है? या स्टूडेंट इज इनसेंसिटिव टुवर्ड देयर स्टूडेंट, रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। या तीसरा, द टीचिंग लर्निंग अप्रोच इज नॉट इंक्लूसिव, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। या कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली हैज़ टू बी टॉट लाइक दिस, परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड वन, क्योंकि देखो ये जो फैमिली है वो इनकरेक्ट, जो डेफिनेशन का इनकरेक्ट है, तो ये सही है, तो इसमें गलत बात कही गई है। इनसेंसिटिव है, असंवेदनशील, ऐसी बात भी नहीं कही गई है। और कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली के इसी तरीके से बताना चाहिए, ये भी बात क्या है, सही नहीं है। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन की बात नहीं कर रहा है, ये बात सही है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्टिविटीज़ इन ईवीएस क्लासरूम, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? पिक्चर रीडिंग, चित्र पढ़ना, फील्ड विजिट फील्ड भ्रमण, यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड श्यामपट्ट का उपयोग, ऑल द अबव सभी, उपयोग सभी। तो पिक्चर रीडिंग करते हैं ईवीएस में हम, फील्ड विजिट करते हैं और ब्लैक बोर्ड का यूज़ भी करते हैं, तो तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑल द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 83। इन्वायरमेंटल स्टडीज करिकुलम में लीड टू होलिस्टिक लर्निंग ऑफ चिल्ड्रेन इफ इट इज, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह इंटीग्रेटेड हो, एकीकृत हो, इंक्लूसिव हो, समावेशी हो, थीमेटिक हो, विषयगत हो, या उपयुक्त सभी, ऑल द अबव। तो जिसका आंसर हो जाएगा ईवीएस की इंटीग्रेटेड भी होना चाहिए स्टडीज करिकुलम को, इंक्लूसिव भी होना चाहिए और थीमेटिक भी होना चाहिए, तीनों ही सही है, इसलिए ऑल द अबव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 84 क्वेश्चन। द ईवीएस टेक्स्ट बुक हैज़ अ चैप्टर ऑन ए स्नैक चार्मर। ठीक है, इट इज़ इंटेंडेड टू मेक चिल्ड्रन अवेयर एंड बी सेंसिटाइज्ड। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरे पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं 81, डेट इट इज़ एन इलीगल एक्ट, यह एक अवैध कार्य है। या फॉर स्नैक चार्मर एज अ चिल्ड्रन डू नॉट सी दैम ऑफन दिस डेज, सपेरों के लिए क्योंकि इन बच्चे इन दोनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। या फिर दैट स्नैक चार्मर में नॉट हार्म स्नैक्स एंड दे नीड टू बी प्रोवाइड विथ अल्टरनेटिव बिफोर डिप्राइविंग दैम ऑन देयर लिवलीहुड, कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। या एनिमल कीपिंग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ लिवलीहुड, कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड, कि दैट स्नैक चार्मर may not harm snacks and they need to be provided with alternative before depriving them for their livelihood, सपेरों को सांप को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उनकी अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले उन्हें विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता है। इस बारे में
जो 5th क्लास के एनसीईआरटी में चर्चा की गई है स्नैक चार्मर के बारे में। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 85 क्वेश्चन, विच इज़ मोस्ट रिलेवेंट टू द मिड डे मील टाइम इन स्कूल। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। इट इज़ नथिंग टू डू विथ टीचिंग लर्निंग। शिक्षा माध्यम से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये बात गलत हो गई है। इट इज़ अ गुड टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ईवीएस टीचिंग लर्निंग। ठीक है, ये बात सही है कि इसका टीचिंग लर्निंग के साथ एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षा अधिगम का अवसर है। बच्चे इससे क्या करेंगे, बहुत सारी बातें सीखेंगे, ये बात सही है। इट इज़ फॉर चिल्ड्रेन हु कम एम्प्टी स्टमक टू स्कूल। यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। इट वेस्ट अ लॉट ऑफ प्रीशियस टाइम ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यह शिक्षा अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद कर देता है, तो ऐसी भी बात नहीं है। ये क्या करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है और बच्चे इससे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो ये सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। एक मिनट, 86 क्वेश्चन है ना। व्हाट डज लर्निंग विदाउट बर्डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी इम्प्लाई। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है लेस वेट ऑफ स्कूल बैग, स्कूल बैगों का कम वजन, या फिर लेस नंबर ऑफ चैप्टर्स इन ईवीएस टेक्स्ट बुक, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्याय की कम संख्या, या लोड ऑफ इनकॉम्प्रिहेंशन नीड्स टू बी रिड्यूस, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत, या ईवीएस करिकुलम नीड टू बी रिड्यूस अ हाफ, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा करने की ज़रूरत। तो ये जो बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन की बात कही है, वो बैग का बोझ हल्का करके या ईवीएस के चैप्टर्स को कम करके या उसके करिकुलम को आधा करने की बात नहीं कही गई है। इसमें लोड ऑफ इनकॉम्प्रिहेंशन नीड्स टू बी रिड्यूस, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत के लिए कही गई है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, हम थोड़ा फास्ट करेंगे। व्हाट पर्पस डस ग्रुप लर्निंग सर्व्स इन अ ईवीएस क्लासरूम। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन लर्न सेपरेटली। अब जब हम समूह की बात कर रहे हैं तो हम लड़के और लड़कियों को अलग अलग सिखा सकते हैं, ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। टू सेग्रीगेट हाई परफॉर्मर एंड लो अचीविंग स्टूडेंट एंड टू डू रेमेडियल टीचिंग। कम और उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों को अलग अलग करके उपचारात्मक शिक्षा देना। फिर हम सेग्रीगेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप में हम सेपरेट कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है टू इनकैलकुलेट वैल्यूज़ ऑफ कोऑपरेशन एंड वर्किंग टुगेदर टू इनेबल ईच चाइल्ड पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड लर्न। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तो ये बात बिल्कुल सही है। हम क्या करेंगे, उनके बीच में कॉपरेशन डेवलप कर रहे हैं कि वो साथ में काम करें, सक्रिय रूप से भाग लें और सक्षम बने। ठीक है, तो हम ग्रुप की बात कर रहे थे, तो हम उनको क्या करेंगे, कॉपरेशन सिखाएंगे, टुगेदरनेस सिखाएंगे। तो थर्ड ऑप्शन अब तक सही है। और लास्ट ऑप्शन है टू मैनेज स्टूडेंट ईजिली एंड रिड्यूस वर्कलोड। हम अपने वर्कलोड को कम करने के लिए उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करें, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। अगर आप बोझ समझ के बच्चों को पढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बोझ नहीं, काम को बोझ नहीं समझना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 88 नंबर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BA बाला। ठीक है, द बाला का पूर्ण रूप क्या है। ब्रेन एडेड लर्निंग असाइनमेंट, मस्तिष्कीय सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, ब्रेल एस
लर्निंग एड, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल या बिल्डिंग एस लर्निंग एड, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग या ब्रेल एडेड लर्निंग असाइनमेंट, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। तो जो BALA बाला जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, इसका जो फुल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, व्हाट डू अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स मीन्स, वैकल्पिक ढांचे का अर्थ क्या है, क्या अर्थ है ना। तो फर्स्ट है टेक्स्ट बुक एक्सप्लेन ऑफ वेरियस फिजिकल फिनोमिना, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण, या ideas that differ from the formally accepted explanation of the concept, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं, या आइडिया प्रेजेंटली हेल्ड बाय साइंटिस्ट एंड सोशल साइंटिस्ट, वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिक द्वारा आयोजित विचार, या ऑल आइडिया डेट आर फैमिली हेल्डेड बाय चिल्ड्रन, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क का मतलब है कि द आइडिया डेट आर डिफरेंट फ्रॉम फॉर्मली एंड एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम क्या करें, विचार जो अवधारणा के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हो, जो फॉर्मली हैं उससे हम क्या करें, कुछ अलग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वो क्या हो गया, अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क। अल्टरनेट का मतलब ही है कुछ वैकल्पिक हमें ऑप्शंस मिल जाएं, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है 90, वुमेन आर वीकर देन मैन, इट इज़, महिलाएं पुरुष की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक डैश है, क्या ये मिथ है या साइंटिफिक फैक्ट है, वैज्ञानिक तथ्य है, स्टीरियोटाइप है, रूढ़िवादी धारणा है, या सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है। तो जो महिलाएं हैं वो पुरुषों की तुलना में कम हैं, ये एक सिर्फ मिथ है, क्योंकि आज लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।